जय हिंद सभी साथियों को। नमस्कार। तो अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था राजस्थान की जलवायु, है ना। सब हेडिंग डाले को। अपने जो टॉपिक कर रहे थे वो टॉपिक का नाम था राजस्थान की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु। अपने ये टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु। ठीक है। तो राजस्थान की जलवायु टॉपिक पढ़ रहे थे, और राजस्थान की जलवायु में आज हमने कल क्या पढ़ा था लास्ट पॉइंट? अपसौर और उपसौर क्या होते हैं ये देख लिया था ना। और हवाओं की दिशा देखी थी, पूर्वइयां जो है वो कहाँ से आती हैं, सिली हवाएं कहाँ से आती है, वो सारी जो है हमने वो देख ली थी। ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अल नीनो व ला नीनो के राजस्थान में क्या प्रभाव, मतलब उससे क्या प्रभाव हो सकता है राजस्थान में। तो हेडिंग डालो कि अल नीनो व ला नीनो से राजस्थान में पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, हमारे सामने दो नाम आए हैं। एक तो है अल नीनो, अल नीनो, और एक है ला नीनो। अब इसमें से ये पूछूं मैं, बताओ ठंडी जलधारा कौन सी है? तो याद रखना, ठंडी जलधारा ला नीनो है, और गर्म जलधारा कौन सी है? तो पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि यह गर्म जलधारा है, गर्म जल धारा है। ठीक है। ला नीनो कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। जिसका नाम छोटा है वो छोटी है, ठंडी जलधारा है, ठंडी रहती है। तो जो ठंडी जलधारा है वो ला नीनो, लेके आओ ठंडी को। कभी नहीं बोलेंगे गर्म लाओ, ठंडी जलधारा को बुलाएंगे आप। ठीक है गुरुजी। अल नीनो से जो है वो राजस्थान में क्या होता है, किस प्रकार अल नीनो के जो प्रभाव है वो राजस्थान में अपने को देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी बात करेंगे अब। देखो, अल नीनो की जो घटना है वो आपको कम से कम 5 वर्ष में देखने को मिलेगी एक बार। कितने वर्ष में एक बार? 5 वर्ष के अंदर। इसके राजस्थान में क्या क्या प्रभाव पड़ जाते हैं, तो देखो, प्रभाव को समझने के लिए आपको देखना होगा थोड़ा मानचित्र भारत का। ठीक है, दिखाता हूं आपको भी वो किस प्रकार क्या होता है। ये अपना भारत है, और यहां पर है राजस्थान। भारत में इधर जो है ये रहा राजस्थान, दिख रहा है सभी को? ठीक है, यहाँ राजस्थान। अब ये जो पार्ट ले रखा है इन्होंने, ये नीचे इधर अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे जो पानी है वो किसका पानी है? हिंद महासागर का। बताओ मानसून कहां से आता है? वेरी गुड, इतना नॉलेज है अपने को कि मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो हिंद महासागर से। ये सारा पानी है नीचे, और इधर भी सारा क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। और पानी से पहले अपने मतलब और बहुत ज्यादा इधर जाते हैं, तो इधर एक महाद्वीप आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इस महाद्वीप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगर इससे थोड़ा आगे और जाएंगे तो यहां पर दो महाद्वीप आते हैं इस प्रकार। ये समझना आपको, सिर्फ दिखना नहीं है। ठीक है। ये ऊपर वाला जो है इसका नाम है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और नीचे वाला कौन सा अमेरिका है? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। देखो, यहां अब क्या होता है कि उत्तरी अमेरिका ये हो गया और दक्षिण अमेरिका ये हो गया। इस प्रकार से जो रेखा है वो कर्क रेखा,
इसके बीच में भूमध्य रेखा और नीचे जो गुजर रही है वो कौन सी है? मकर रेखा। इस प्रकार से ये जो रेखाएं हैं वो गुजर रही है। ठीक है, तो हम आगे बात करें आगे की, तो देखना होता क्या है। होता ये है कि ये जो घटना होती है वो 25 सितंबर के आसपास होती है। क्रिसमस डे कब आता है? 25 तो दिसंबर, 25 दिसंबर के आसपास होती है। ठीक है ना? तो ये 25 दिसंबर के आसपास घटना होती है। तो ये घटना होती कैसे है? 25 दिसंबर। अब बताओ मकर रेखा पर सूरज कब आता है? मकर रेखा पर सूरज कब आता है? वेरी गुड, आप कह रहे हो 22 दिसंबर। तो इस प्रकार से ये जो रेखा है इसका नाम है मकर। कौन सी रेखा? और मकर रेखा पे जो सूरज चमकता है वो कब चमकता है? 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को तापमान ज्यादा कहाँ होगा? इस इलाके में। और तापमान यहाँ अधिक होगा और वायु दाब क्या होगा? वायु दाब कम। ठीक है, और यहां पर तापमान अधिक होगा तो ऊपर जो भाग है श्योर है कि यहां पर तापमान क्या होगा? कम। और वायु दाब क्या होगा? अधिक होगा। वायु दाब क्या होगा? अधिक। ठीक है, अधिक। हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर इस प्रकार हवाएं चलेंगी कुछ। अच्छा, ये हवाएं जो थी वो ठंडी थी। किस प्रकार की हवा थी? ठंडी हवाएं थी। लेकिन ये जो ठंडी हवाएं थी अब इस मकर रेखा के ऊपर हवाएं ऐसे चली और मकर रेखा के नीचे जो हवाएं आई वो इस प्रकार से आई। और दोनों यहां पर जो है एक तट मिलता है, पेरू तट। कौन सा तट है? पेरू तट। पेरू तट पे गर्म और जो ठंडी जलधाराएं दोनों आपस में टकराती है और उससे एक हवा बनती है जो गर्म हवा होती है। क्योंकि यहाँ पर तापमान ज्यादा तो हवा कैसी बनेगी? जलधारा जो कैसी बनेगी? गर्म। और गर्म जलधारा जो है फिर वो यहाँ से उठती है इस प्रकार, पेरू तट से। इसे पेरू की धारा भी बोलते हैं। इस प्रकार ये यहां से उठी और इस प्रकार उठकर ये ऑस्ट्रेलिया पे यहां टकराती और हल्की हल्की जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर रुक जाती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के आसपास से ये जो हवाएं हैं वो निकल जाती है। एक जो धारा है वो ऑस्ट्रेलिया से इस प्रकार बहती हुई इधर की ओर भारत की ओर रुझान कर लेती है और एक इस प्रकार से बहती हुई जो है जापान की तरफ चली जाती है। कहाँ चली जाती है? जापान की तरफ। ठीक है, एक इस प्रकार इधर है जापान, इधर जापान। ठीक है, तो एक जो जलधारा है वो किधर की ओर चली जाती है? जापान की तरफ। लेकिन एक जो ये गर्म जलधारा ना, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं अभी तुम्हें? अल नीनो। क्या पढ़ा रहा हूं? अल नीनो। तो अल नीनो की जो घटना है वो 25 दिसंबर के आसपास कब होती है? 25 दिसंबर के आसपास। ठीक है, इधर 25 दिसंबर बता रहा हूं मैं, अपने तो उल्टा होगा। इधर 25 दिसंबर की बात चल रही है तो अपने वहां पर जो है वो काम उल्टा होता है। यहां पर क्या होता है? यहाँ अब ये 25 दिसंबर से चली है यहाँ से और इधर आते आते इसको 4-5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आएगी जलधारा। अब देखो, जब ये जलधारा यहां पर पहुंचेंगी उस समय राजस्थान या पूरे भारत में क्या होता है? मानसून का समय होता है, बारिश का समय होता है। क्यों गुरुजी, वो कौन सा महीना होता है? देखो यहां पर इसको आने में, उधर से चली थी ये 25 दिसंबर को, तो इसको यहां पर आने में टाइम लगेगा 4-5 महीने का। और दिसंबर के अंदर 4-5 महीने जोड़े तो अपना ऐसे मान लें अप्रैल का महीना, अप्रैल मई के आसपास का महीना जो हमारा रहता है। अच्छा, अप्रैल मई में गर्मियां शुरू हो जाती है ना, मई के महीने में? अच्छा, मई में गर्मियां शुरू होती है क्योंकि 21 जून को सूरज कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा पे। तो हम ये मानते हैं कि सूरज यहाँ कहीं पर है, अभी उत्तरायण हो रहा है सूरज। ठीक है, तो बताओ तापमान भारत में क्या होगा? तापमान अधिक होगा। और वायु दाब क्या होगा भारत का? कम होगा। जब ये स्थिति बनती है तापमान अधिक वायु दाब कम, तो पानी में उल्टा होता है। ये पानी में क्या होता है? तापमान तो कम होता है, पानी का तापमान क्या होता है? कम। और वायु दाब क्या होता है? अधिक। अब मुझे ये बताओ हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च वायु दाब से। तो अब बताओ भारत में मानसून आएगा नहीं आएगा? भारत में मानसून आएगा, ये तो बात श्योर है। हिंद महासागर से उड़ती हैं ये हवाएं और इस प्रकार मानसून बन के भारत में आएंगी। ये इस प्रकार ये आ गया, ये आ गया। लेकिन घटना क्या होती है? मानसून आना चाहिए था भारत के अंदर, लेकिन जैसे ही इन गर्म जल धाराओं ने प्रवेश किया, कहां पर? कहां पर प्रवेश किया भाई? हिंद महासागर में। ये देखो प्रवेश कर गई ये धारा। जैसे इन
जलधारा ने हिंद महासागर में प्रवेश किया तो हिंद महा ये गर्म जलधारा है ना, तो बताओ हिंद महासागर का तापमान क्या है, बढ़ जाएगा। और जैसे तापमान बढ़ा उस क्षेत्र का वायु दाब क्या हो जाएगा, कम। अच्छा तो ये बताओ, अब यहाँ का तापमान बढ़ गया, वायु दाब कम हो गया, क्या हवा चलेंगी उधर, नहीं चलेंगी। तो क्या हो जाएगा, मानसून लेट। मानसून क्या हो जाएगा, लेट। मानसून देरी से पहुंचेगा। मानसून देरी से पहुंचेगा तो बताओ अकाल की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। तो क्या भारत में अकाल आएगा या नहीं आएगा, 5 साल में ऐसी घटना होती है तब अकाल वगैरह की स्थिति देखने को मिलती है। बताओ स्थिलन की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। स्थिलन का मतलब होता है सूखापन। स्थिलन का मतलब क्या होता है, सूख जाना, सूखापन। स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। अच्छा ये जो है वो घटना है वो 5 साल में आपको एक बार देखने को मिलती है। तो इससे राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो प्रभाव ये पड़ेंगे मानसून देरी से पहुंचेगा। जो मानसून समय पर पहुंचने वाला था, ये जलधारा है, गर्म जलधारा, यानी कौन सी जलधारा है, अल नीनो। अल नीनो के कारण मानसून क्या होगा, लेट होगा। और अल नीनो की जलधारा जैसे आती है तो उसके साथ साथ याद रखना मानसून को आने में देरी होगी, अकाल की स्थिति बनेगी और सूखे की स्थिति भी बनेगी। समझ में आई बात। तो ये किस धारा से होता है काम, अल नीनो। लिखो इसके प्रभाव क्या है कि मानसून, एक तो पहली बात तो ये याद रखना कि मानसून लेट हो जाएगा। मानसून देरी से पहुंचेगा। मानसून देरी से पहुंचेगा। दूसरी बात, अकाल की स्थिति बनेगी। मानसून नहीं आएगा तो क्या आएगा, अकाल। अकाल की स्थिति बन जाएगी, अकाल की स्थिति बनेगी। अकाल की स्थिति बनेगी। उसके बाद आपको बात याद जो रखनी है वो ये रखनी है, अकाल की स्थिति बनेगी और स्थिलन की स्थिति आ जाएगी। स्थिलन का मतलब क्या होता है, सूखापन हो जाएगा राजस्थान में। अच्छा ये मानसून के अनुकूल प्रक्रिया या प्रतिकूल है, तो ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। अनुकूल वो होता है जो एकदम सही चले, ये प्रतिकूल है। लाल नीनो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। अब लाल नीनो से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ठंडी जलधारा है। तो इससे क्या क्या बातें याद रखनी है आपको, मानसून समय पर आएगा, इसका उल्टा कर देना, मानसून समय पर आएगा। क्योंकि जल जब ठंडा होगा तो वायु दाब वहां कम होगा तो हवाएं उठेंगी। क्योंकि हवाएं कैसे चलती है, मैंने बताया था, हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती हैं हवाएं। तो मानसून समय पर आएगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात लिखना, अकाल की स्थिति नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा। मानसून समय पे आ गया तो फिर अकाल क्यों पड़ेगा। और स्थिलन की स्थिति भी नहीं बनेगी। और लास्ट बात आप लिखना 4 नंबर, यह मानसून के अनुकूल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अनुकूल। अच्छा ये इनका उद्गम कहां से होता है, अल नीनो का उद्गम पेरू तट। पेरू तट। देखो यहां पर पेरू तट जो है ना, एक मिनट एक चीज और समझा देता हूं मैं। ये पेरू तट है, मैंने कहा था ना, ये ऊपर से वो गर्म जल धारा है, नीचे से ठंडी, ये दोनों आपस में मिली। याद रखना एक बात, जहां पर ठंडी और गर्म जल धारा मिलती है ना, वहां मछली उत्पादन के बहुत बड़े क्षेत्र बनते हैं। तो यहाँ पर मछली उत्पादन का पेरू तट पे सबसे बड़ा, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रांड बैंक, पढ़ा है, ग्रांड बैंक जो है वो उत्तरी अमेरिका के यहाँ इधर है। तो यहाँ पर भी मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, यानी मछलियां पकड़ सकते हो आप, कितनी भी मात्रा में मछली का उत्पादन कर सकते हो। ये जो क्षेत्र हो गया वो मछली उत्पादन का बन गया। तो जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां मछली उत्पादन क्षेत्र बहुत बड़े बड़े बनते हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखो, ये लिख लो, इसका उद्गम पेरू तट से होता है। पेरू तट है दक्षिण अमेरिका में।
एक बार मान लो ऐसे प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि मानसून कमजोर किसके कारण हो जाता है, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, मानसून देरी से पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या, मानसून क्या पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मानसून कमजोर पड़ जाएगा इसलिए देरी से पहुंचेगा। तो मानसून कमजोर अल नीनो के कारण होता है। देखो जल्दी फटाफट। अपने इसके बाद जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे राजस्थान का। कर लिया। अब अपने आगे बढ़ते हैं, देखो अब लिखो आप राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण। लिखो राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण के विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने इनका फिर अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए बताया। क्या बताया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है, जिसमें आप तीन वैज्ञानिकों का नाम सुनते हो, नंबर एक पे कोपेन, नंबर दो पे थॉर्नवेट, नंबर तीन पे टीवार था। तो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने जलवायु वर्गीकरण को अलग अलग भागों में बांटा। ठीक है, कोपेन ने कितने जलवायु वर्गीकरण बताए राजस्थान के, तो राजस्थान के चार भाग। कितने, जलवायु वर्गीकरण के अनुसार चार भाग। थॉर्नवेट ने भी कितने बताए, चार। और टी वार्था ने भी कितने बताए, चार। ये आपको बात याद रखनी है, इन सभी ने चार चार प्रकार से जो है वो बता दिया। बोलो इतना पढ़ लिया। अब देखते हैं अपने आगे। तो देखो भाई, तो इस प्रकार से कोपेन ने जलवायु
वर्गीकरण जो है वो बताया था, ठीक है। तो ये है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आप क्या करोगे, राजस्थान का मानचित्र बनाओ और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को स्पष्ट करो। देखो इसमें अपने कैसे किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आप मुझे ये बताओ, इनमें अब नए जिले वाले जो है वो आंकड़ा रह जाएगा कि नहीं। मैंने शुरू में आपको 50 जिले भरने सिखाए थे, अब उससे अपने इनके प्रश्न उत्तरों तक जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा, जैसे मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ स्टेपी तुल्य वनस्पति क्या बालोतरा में पाई जाती है? मेरा आपसे प्रश्न ये है, बताओ स्टेप। और क्या फिर मेरे को बताओ सांचौर में पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। तो इस प्रकार से अब आप चित्र को देख रहे हो और बता रहे हो ना, तो पहले एक बार सेम का सेम डायग्राम ऐसा बनाओ आप, ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ आगे कि कोपेन के अनुसार जो है वो राजस्थान। और अच्छा, ये लिखना नहीं है इसके अंदर कुछ भी, ये जो आपको सिर्फ एक, दो, तीन और एक, चार, चार जलवायु वर्गीकरण आपको बनाने हैं। लिखना कैसे वो मैं बताऊंगा, एक बार आप बना लो इसको। का पूरा नाम कोपेन का क्या था? व्लादिमीर कोपेन। कहाँ का था ये? जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का था ये। इसका पूरा नाम था व्लादिमीर, व्लादिमीर कोपेन। ये जर्मनी का था। ठीक है, अब मैं आपको नए जिले बताता हूँ कौन कौन से किसके अंदर गए हैं, ठीक है। तो एक बार ये बनाओ आप, बना लिया। अब सबसे पहले अपने को इसको याद करते हैं कि किसको क्या बताया था इसने। देखो, आप पहले इसको याद करने का तरीका ये है, ऐसे याद करो। सबसे पहले क्या आता है? ए के बाद बोलो बी, फिर वापस बी, फिर क्या आता है? ए बी बी सी बोलो। ए बी बी और फिर सी, बोलो ए बी बी ए सी, ठीक है। अब सभी सभी में डब्ल्यू डब्ल्यू लगाओ, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ए बी बी सी, ए बी बी, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, बोलो डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू। एक तो कंप्लीट हो गया, याद ही हो गया मेरे को तो ये लगता है। ए डब्ल्यू का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जो कहां देखने को मिलती है? दक्षिणी राजस्थान और इस क्षेत्र के अंदर। बोलो समझ में आया? हाड़ौती वाला बेल्ट हो गया। फिर पूर्वी मैदान। अब पूर्वी मैदान को कंप्लीट करो जी लगा के, जी ए जी ओ जी लो जी, दो याद हो गए। ए डब्ल्यू सी डब्ल्यू जी, पूर्वी मैदान में उप आर्द्र जलवायु है और इसका सबसे बड़ा जलवायु जो प्रदेश है वो माना जाता है इसको, ठीक है। और इसमें जो प्रतिनिधि नगर है वो टोंक है, और इसमें प्रतिनिधि नगर कौन सा है? बांसवाड़ा।
तो AW में बांसवाड़ा हो गया, CWG में टोंक हो गया। अब दो रह गए, एक BWHW है, एक BSHW है। तो BWHW इसमें आएगा, BWHW इसमें आएगा और BSHW इसमें आएगा। BWHW BSHW। देखो गुरुजी, हम दिमाग खराब हो रहा है, ढंग से समझाओ। देखो, HW को याद कर लो, याद है, HW तो याद है। अब एक में लगाना है W, एक में लगाना S। दो ऐसे नहीं बनाते क्या? दो नंबर पर बस उल्टो करते हो। अगर अब भी समझ ना आए तो फिर तो आगे हो। सबसे पहले बोलो A, B, B, C। रुक जा रुक जा, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। ये कंप्लीट हो गया। इसका क्या लगाऊं? AG OG, जी लगा दिया। ये दो तो याद हो गए तुम्हें। इसका प्रतिनिधि बांसवाड़ा कर रहा है, इसका टोंक कर रहा है। अब आएगा HW, तो है ही दोनों में। एक में आएगा S, एक में आएगा W किस में आएगा? कुर्सी समझ को नहीं, एक बार और बताओ। ABBC, WWWW। जी, अब बताओ। H बोलो, WS। बिना देखे लिखना कॉपी में तुम्हारी, जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। और नए जिलों के आधार पे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अपने पढ़ लेंगे अभी। मैं जिले भराऊंगा, फिर तुम्हें इलाज किया है, क्योंकि फिर कहीं आ ही नहीं रहे, नए कोई किताबों में मिल रहे हैं, तो आप खुद भराना सारा। तो बोलो, इतना समझ में आ गया तुम्हें? अब देखो, ये प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में, BWHW में कौन से जिले आ रहे हैं और WSHW के अंदर कौन से जिले हैं, वो सारे मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले इनके प्रतिनिधि जिले याद करो। बीकानेर जिला, नागौर जिला, टोंक जिला और बांसवाड़ा। जल्दी याद करो, अगर इंग्लिश नाम याद हुए तो। BWHW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, और इसमें उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क, यहाँ अर्ध शुष्क है, वहां बिल्कुल शुष्क है। और यहाँ स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, वहां जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब कांटेदार, जैसे नागफनी वगैरह होगी ना, वो। नागफनी तो देखी है, दिखाऊं? दिखाओ, मरो को नहीं, कोई चीज नहीं देखी रहे तुमने जीवन में? इतने बड़े बड़े ऊंट हो गए। ये क्या गया? देखिए तो फिर क्यों निकलवाई यहाँ? देखिए, अच्छा देखिए, मतलब नाम से नहीं पता। काल मन ना के जो गुरुजी थान देखड़ो है, नाम नहीं, नाम भूल गया सारो। बांसवाड़ा, टोंक, नागौर, बीकानेर। आज का टॉपिक थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आएंगे ना, वो हर कोई विद्यार्थी कवर नहीं कर पाता। ये रियल बात है, जिसने जीके पढ़ा है पूरा उसको पता है इन चीजों को। तो इनको अब कैसे करना है कवर, वो देखो। पहले बताओ, तुम ये AWVW याद हुए क्या तुम्हें? पिन देखा लिख सकते हो क्या तुम? इतनी ताकत है क्या? लिखो फिर, जल्दी हवा हवा करो यार, लिख भी सको। लिखो लिखो जल्दी। जल्दी करें शुरू। आ जाओ भाई, बोलो सबसे पहला नगर कौन सा था? नगर मतलब पहली जलवायु प्रदेश कौन सा था? AW। AW को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु, यही बोलते हैं। अरे यही बोलते हैं ना? ठीक है भाई। अब इसके अंदर देखते हैं अपने कौन कौन से जिले हैं जो वो आते हैं। ठीक है,
ये अपना राजस्थान आ गया। ठीक है, और राजस्थान का इस प्रकार से ये जो बेल्ट है नीचे का, ये वाला, ये है किसका हिस्सा? AW का। किसका है? AW का। लिखो इसमें कौन कौन से, पहले भी दिखाऊं, वो पूरे पूरे जिले आते हैं कंप्लीट वो। तो लिखो इसमें नंबर 1 जिला, नंबर 1 जिला झालावाड़। झालावाड़ ऐसा जिला है जो पूरा का पूरा इसमें समाया हुआ है। 2 नंबर पे लिखोगे बांसवाड़ा, 2 नंबर पे बांसवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और इनके बीच में एक नया जिला आ गया सलूम्बर। ये तो ऐसे जिले हैं जो पूरे के पूरे आएंगे, कंप्लीट पूरे के पूरे। लेकिन कुछ भाग है, जैसे अब देखो ये जलवायु ऐसे खंड है ऐसे, यहाँ पर जैसे 12 का आधा हिस्सा आता है इसमें, तो कुछ भाग, अब कुछ भाग वाले ये तो आएंगे पूरे जिले। अब कुछ भाग किन किन का आता है? कुछ भाग 12, लिखो 12, 12 के बाद लिखो कोटा, कोटा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये आधे आधे जिले आते हैं। ये नवीन जिलों की बात बता रहा हूं मैं तो। ठीक है, चित्तौड़गढ़ भी आता है, और ये सिर्फ इतने ही जिले आते हैं। अब गुरुजी नए जिलों के मानचित्र में दिखाओ, आ जाओ भाई, सब कुछ दिखाएंगे सब कुछ। नए ज्योग्राफी पढ़ने में टाइम लागो थोड़ा, लेकिन अपने बढ़िया तैयार कर लेंगे इसको। टाइम लगाने के लिए तैयार हो, जल्दबाजी तो नहीं है। किस चीज की जल्दबाजी? जाना तो सभी को एक जगह पे ही है। फिर हंसो, मरोगा तो ही हंसो, जियोगा तो ही हंसो, करो क्यों थे? मौत से डर नहीं लगता क्या? तो किससे लगता है? प्यार से। फिल्म हमारा डायलॉग थे, मेरा अगर नाम मारा करो, मौत से डर नहीं लगता साहब, साहब। चलो, अब इस जलवायु खंड को अपने पूरा इसी प्रकार जैसे मेन जो है निकाला हुआ अपने वैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर तक ऐसे बोलो। झालावाड़ आया पूरा, बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, सुलूम्बर, ये तो थे कंप्लीट जिले आधे आधे। 12 कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। बोलो जलवायु खंड समझ में आया? तो ये जलवायु खंड जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया कोपेन के अनुसार। AW समझ में आया? आ जाओ 2 नंबर। 2 नंबर कौन सा है? अच्छा, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? लो भाई, बांसवाड़ा को प्रतिनिधि जिला बना दिया, बांसवाड़ा। अरे समझ में आ रही है क्या? नई जियोग्राफी या करने के निकल जा रही है। चुआरा नहीं, सवाना वनस्पति। यहां पर जो वनस्पति देखने को मिलती है वो कौन सी वनस्पति? सवाना। वनस्पति टॉपिक अलग अलग है, थोड़ा शांति रख। तुम्हारे मोहल्ले वाली शांति मर गई है, जिंदा है? तो बस फिर शांति रख, इतना जल्दी क्या है? अच्छा, दूसरे बोलो। AWAGOG अरे पतो हमें थान देखो, थारो ध्यान कटे। अब आप CWG को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपाद्र। तो यार, उपाद्र बोलो, उपाद्र। अरे बोलो उपाद्र। अरे आगे बोलो, क्या है दादो, क्यों खून पी रखे हुए है? उपाद्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। सुनना हो रहे हो तुम्हें? उपाद्र जलवायु होगा ना। और ध्यान के ठहरा आज, मैं मानू मैं सुनो हूं, लेकिन थे तो ध्यान ना करो मैं कर। कौन सी जलवायु? CW
आ जाओ CWG को देखते हैं पहले मैप के अंदर। नए मैप में देख लेते हैं, पुराने पुराने बार बार क्यों पढ़े। ये रहा नया मैप। लो भाई, इसके जिले देखो कौन कौन से। वाइट से दिख रहा है क्या तुम्हें? वाइट से ये तो था दक्षिणीतम भाग। अब सिरोही हिस्सा आएगा नहीं, सिरोही के बिल्कुल साथ साथ इस प्रकार। ठीक है, सिरोही का हिस्सा आएगा नहीं, उदयपुर का आएगा। राजसमंद का आधा हिस्सा, ठीक है, और राजसमंद का आधा हिस्सा के साथ ब्यावर का थोड़ा सा हिस्सा ही आएगा। ठीक है, केकड़ी पूरा आ जाएगा, अजमेर का आधा हिस्सा। दूदू थोड़ा सा ही आओगे, बिल्कुल हल्को सा। जयपुर ग्रामीण बिल्कुल आ जाएगा, और कोटपुतली भी आधा आ जाएगा, और खेर थल पर जाके इतना जिला होगा। और प्रतिनिधि कौन करेगा? तो अच्छा लिखो कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले लिखो, पूरे पारे नहीं इसमें सारे लिख दो, या पूरे लिखोगे पहले? ऐसे याद हो जाएगा ना पहले। चलो लिखो कंप्लीट, जो कंप्लीट आते हैं वो लिखो। सबसे पहले लिखो आप, यहां से लग जाओ, केरथल। केरथल, केरथल के बाद लिखो डींग, सॉरी केरथल के बाद लिखो ए बी, ट्रिक लिखो ABCD, ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से डींग और धौलपुर। चार ये याद करो, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डींग। दौसा, गंगापुर सिटी, दौसा गंगापुर सिटी। दौसा हो गया, गंगापुर सिटी होगी, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया भाई, सवाई माधोपुर। सवाई गंगापुर सिटी अलग किससे हुआ है? सवाई माधोपुर और करौली से। ये आ गया सवाई माधोपुर। ले तो बूंदी, टोंक, टोंक, केकड़ी पूरा आ गया, शाहपुरा पूरा आ गया, भीलवाड़ा भी आ गया। केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, भील, ठीक है। भीलवाड़ा आ गयो, शाहपुरा आ गयो, ये हो गए। केकड़ी आ गया, टोंक आ गया। क्यों? दूधू कट गया तो आधा। आज जयपुर शहरी, दिमाग लड़कों में है ये, इनकी चील जैसी नजर है। कहाँ देखा इन्होंने जयपुर शहरी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा बनेगा? दूधू बोल के कान पर धर दूंगा, दे ले दूधू। ये दिखते नहीं है दूधू से छोटे, ये देख। तो फिर तो अभी इनका कंफर्म बताएंगे, अभी ये भी छोटा ही है, ये भी छोटा है, इनका क्षेत्रफल देखेंगे फिर बताएंगे। हाँ भाई, तो इतने तो है कंप्लीट। अब बताओ अनकंप्लीट। गुरुजी आज इंग्लिश ऐसे कैसे? अरे कल एक लड़की का रिजल्ट आया जिसका नाम था किरण वर्मा। उसकी ऑल राजस्थान 51वीं रैंक है सेकंड ग्रेड में। एक टाइम था जब वो जीके वाले बैच में तुम्हारे साथ बैठ कर पढ़ी है, अब तुम तो थोड़े से नए विद्यार्थी हो। जब बैच शुरू हुए थे ना जीके के शुरू में, तब आया करती थी वो। और 51वीं रैंक के साथ उसका राजस्थान में चयन हुआ। इंग्लिश मीडियम की थी वो। एक बात कहती थी, सर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते थे। अरे मैं घूमे घनाई टापर इंग्लिश मीडियम रहा।
ये पढ़ो बस, मेरी लैंग्वेज समझो। 10 दिन लगेगा टाइम तुम्हें समझने के लिए, उसके बाद तुम फतेह कर जाओगे। और सेकंड ग्रेड के अंदर जीके, उस समय सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, हिस्ट्री, कल्चर वगैरह, भारत वगैरह। तो जीके जो होता है ना, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में रीड होता है, 160 नंबर का आता है 200 नंबर में से। बहुत वेटेज है, एक तरफा जीत होती है। और वो 160 पूरा मैटर पढ़ाने की ताकत मेरे अंदर आज भी है, अभी इसी वक्त पढ़ा के दिखाऊंगे ताकत। अनकम्प्लीट, अब बुढ़ हो गया यार, अब इसी, अब ऐसे ही रहूंगा क्या जिंदगी भर। देखो, कोट पुतली, कोट पुतली, और जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, और जयपुर ग्रामीण के बाद तुम याद रखना दूदू, दूदू, अजमेर, अजमेर के बाद याद रखना बिल्कुल ब्यावर, और ब्यावर के बाद राजसमंद, राजसमंद, और राजसमंद के बाद आपको याद रखना है उदयपुर। उदयपुर का ऊपर वाला हिस्सा इसमें आ गया, आधा आधा उसमें गया, आधा इसमें आ गया। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ आ गया। कील जैसी नजर रखो, रेस छूट ना जाए कोई जिला, गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। चित्तौड़गढ़ आ गया, कोटा, और बोलो, हो गया ना कंप्लीट? लो भाई 12, और बोलो, अब तो हो गया। ठीक है गुरुजी, अब हो गया। ये जिले जो हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं CWG के। इनका प्रतिनिधि कौन कर रहा है, कौन सा जिला? कहाँ है टोंक? पकड़ के लाओ टोंक को। ये प्रतिनिधि कर रहा है। वनस्पति कैसे मिलेगी? बोलो, वनस्पति यहाँ कैसे मिलेगी? तो वनस्पति जो है वो पतझड़, किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी? पतझड़ वनस्पति। इसमें नहीं लिख रखा क्या? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लिखो, वनस्पति जो है वो पतझड़। वनस्पति देखने को मिलेगी वो कैसी? पतझड़। बहुत समझदारी से बनाना है ये लाइन, थोड़ा सा बिगड़ गया क्योंकि राजस्थान में इतने जिले हो गए हैं, थोड़ी सी लाइन भी टेढ़ी होगी ना, दूसरे जिले में गई बात, पहले ऐसे नहीं था। बोलो, थोड़ा इनको ना मानचित्र पे घर पे एक बार और देखना, और थोड़ा जिलों को नजरों से निकालना मानचित्र में, फिर ये कवर होंगे। अच्छा, मैंने एक, जो आपको ये ना, ये जो भरा हुआ मानचित्र आप अपने पास रखो, खुद का भरा हुआ नहीं, प्रिंट का भरा हुआ, या तो इसकी फोटो कॉपी निकलवा लो इसकी। अब आपको गुरु जी सफेद वाला दो, तो आज भी मैं अभी जस्ट टेलीग्राम पे एक और डाल देता हूँ, ये सफेद वाला जो सफेद में भरा होगा, ठीक है? तो उससे उसको आप निकलवा लो, ठीक है? और फलोदी अंदर रखो, सीमा पे मत लगाओ, ठीक है? फलोदी कहाँ है? अंदर ही है, सीमावर्ती नहीं है, ठीक है? तो 5 ही सीमा लगती है पाकिस्तान से बाड़मेर। तो बोलो, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो आज अपनों ने 2 जलवायु वर्गीकरण पढ़ लिए, AW और CW। कल पढ़ेंगे BWHW, BSHW। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले बार।